बात करेंगे सासाराम से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, एडमिट कार्ड पर कुत्ते की तस्वीर, अभ्यर्थी की जगह कुत्ते की तस्वीर दिख रही है। सिविल कोर्ट के चपरासी का एग्जाम था और परीक्षा के एडमिट कार्ड पर ये लापरवाही दिखी है। रितेश कुमार के एडमिट कार्ड पर गलत तस्वीर छप गई। विक्रमगंज के धावा गांव के रहने वाले रितेश कुमार बताए जा रहे हैं। 2022 में परीक्षा का फॉर्म उन्होंने भरा था। 15 मार्च को प्रारंभिक परीक्षा होनी है और इसमें देखिए कुत्ते की तस्वीर लगी हुई है। तो एडमिट कार्ड पर कुत्ते की तस्वीर लगी हुई है और ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ कहना है इस लापरवाही पर प्रशासन का? चूंकि अभी तक जो है संबंधित जो परीक्षा लेने वाली जो बोर्ड है उसके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जो अभ्यर्थी हैं रितेश कुमार वो काफी परेशान हैं और पिछले 2-3 दिनों से वे लगातार जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो परीक्षा लेने वाली संस्था है वो उस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। और रितेश काफी परेशान है क्योंकि 15 मार्च को ही इसकी प्रारंभिक परीक्षा है और उनका परीक्षा केंद्र जो है सहरसा बनाया गया है और ये दुर्गाडीह के रहने वाले हैं, धावा गांव के। और जिस प्रकार से परीक्षा के लिए लगभग 4 साल के बाद ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, क्योंकि 2022 में ही इसकी रिक्तियां निकली थी और अब जाकर परीक्षा है। और जब एडमिट कार्ड आया है तो अभ्यर्थी काफी परेशान है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार एडमिट कार्ड पर उनकी तस्वीर की जगह पर, रितेश की तस्वीर की जगह पर एक कुत्ते की तस्वीर लगा दी गई है। ये काफी गंभीर मामला है और इससे जो है अभ्यर्थी भी काफी परेशान है और ये इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस तरह की लापरवाही कैसे हो रही है। पहले भी इस तरह के मामले विभिन्न परीक्षाओं में होते आए हैं, लेकिन जिस तरह से सिविल कोर्ट के प्यून की बहाली की परीक्षा के लिए जो 15 मार्च को होनी है उसमें इस तरह की लापरवाही सामने आई है। और देखना है कि समय रहते इसे ठीक किया जाता है कि नहीं, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं रितेश, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार मेल भी किया है और कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई इस पर उन्हें जो सुविधाजनक जो जवाब मिलना चाहिए था वो इन्हें नहीं मिला है। जी ठीक है अजीत, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। प्रतापपुर इलाके से एक युवक लापता हो गया है। युवक की तलाश को लेकर भारी बवाल भी किया गया है। दरअसल परिजनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया है और सड़क पर आगजनी कर जाम लगा दिया। यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए लापता युवक की तलाश को लेकर परिजनों ने हंगामा किया है और सड़क जाम करके प्रदर्शन किया जा रहा है। 4 बजे से लापता है, लोहा का पुल से प्रतापपुर गया, वहाँ लापता हो गया, घर के पास ही से। हाँ, थाना वाला आए, रात के पूछताछ किए और जिसका नाम बताए उसके एक आदमी को उठा के ले गए। आज तकला उसको एको टॉर्चर नहीं किए हैं। अगर टॉर्चर करते तब तो वो अपना मतलब बेटा पकड़ा है, बाप को अति होता। कोई टॉर्चर नहीं हुआ है। 24 घंटा से ओवर हो गया, मेरा बच्चा नहीं मिला है अभी तक। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां कटैया थाना क्षेत्र के बेलही डीह गांव में संपत्ति के लालच में इंदू देवी की हत्या का आरोप है। हत्या के बाद आधी रात में शव को शमशान घाट से ले जाकर जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जलती चिता से अधजला शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में मृतका के ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये पैसे के चक्कर में हुआ है। गहना भी को था, सब लोग उन लोग को मतलब पट नहीं रहा था। रिश्तेदार में आपस में देवरानी और जेठानी उठानी सब में पट नहीं रहा था, तो ये लोग क्या किए, प्लान बना के उसको मार के उनका गहना उन्हें ले लिए और लेकर, और हम लोग से बताएं भी नहीं कि लाश जा रहे हैं जलाने, ले जाके खेत उत में जला उला रहे हैं। और जब लोग हम लोग बोला गया तो वहाँ पहुँचा गया, तब ये लोग लाश मतलब ये लोग छोड़ छाड़ के घर भाग गए थे। हाँ, बहन को जला के मार दिए हैं लोग। हम चाहते हैं इंसाफ। हमारे बाल बच्चे हैं, छोटे 3 ठो बच्चे हैं। उनके किसने मारा? हमारे दीदी के ससुराल लोग मारा है। सब लोग मिलकर मार के मुआ कर फेंक जला दिए हैं लोग।
और ससुर तो खोर खोर जरा रहे हैं लोग। हमारे मेरे दीदी का हस्बैंड है ना, वो कहे हैं कि मुआ दो, हम हैं देख लेंगे। कहाँ पे है? बाहर में है, विदेश में। पटना के फुलवारी शरीफ से आपको अगली खबर दिखाते हैं, जहां एक बहू ने अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी। बहू से लगातार सास का झगड़ा और गाली गलौज हो रहा था, जिससे सास नाराज थी और उसने अपने बेटे को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बहू और आग बबूला हो गई। इसी वजह से बहू ने पहले सास को बहाने से घर में बुलाया और कमरे में बंद कर मुंह में पहले कपड़ा डालकर उसके बाद पूरे शरीर में मिर्ची का पाउडर लगा दिया। सास की पीट पीट कर बहू ने हत्या कर दी। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में मुर्गिया टोला ईसोपुर में एक वृद्ध महिला की हत्या की बात सामने आई है, जिस संबंध में फुलवारी शरीफ थाना में मृतका के पति के बयान के आधार पर कांड दर्ज किया गया है। मृतका का नाम सबरा खातून है, जिसको दिनांक 9/3/26 को उसकी बहू गुलफ्शा परवीन ने बेलन से मारपीट किया और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। भागलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। गंगा में नहाते समय बड़ा हादसा हो गया। 4 दोस्त गंगा में डूब गए। 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोस्त को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने एक को बाहर निकाला। घोघा थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तो भागलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 4 दोस्त गंगा में डूब गए। 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक युवक को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया है, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मधेपुरा से बड़ी खबर है, जहां ड्यूटी में तैनात एसआई की मौत की खबर मिल रही है। समृद्धि यात्रा के ड्यूटी में ये तैनात थे। पुलिस महकमे में शोक की लहर है। जहानाबाद के रहने वाले थे एसआई को अचानक बेचैनी महसूस हुई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हार्ट और बीपी के मरीज भी थे जिनकी मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां समृद्धि यात्रा की ड्यूटी में तैनात एक एसआई की मौत हो गई है। किशुनगंज थाने में पदस्थापित थे और यहाँ ड्यूटी में आए थे। अचानक तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल लाया गया है। डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिए। ये कौशलेंद्र सिंह नाम है, उदा किशुनगंज थाने में पदस्थापित थे। अभी क्या ड्यूटी थी इनकी? अभी वीआईपी ड्यूटी में कहीं थे, ड्यूटी में प्रतिनियुक्त थे। सहरसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पति पत्नी का शव बरामद किया गया है। बंद कमरे से ये शव बरामद हुआ है। कमरे के अंदर दोनों के शव देखकर इलाके में सनसनी फैल गई है। पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। बनगांव थाना क्षेत्र के बिसहरी गांव की घटना बताई जा रही है। तो सहरसा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पति पत्नी का शव एक घर से बरामद किया गया है। पुलिस की टीम ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। संकलन हेतु एफएसएल की टीम भी आई हुई है। प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आ रहा है, इसमें यही आ रहा है कि घरेलू विवाद में पति के द्वारा पत्नी की हत्या कर खुद फांसी पे लटक गए। लेकिन पुलिस अभी सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। केरलम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। युद्ध से चिंतित होना स्वाभाविक है। पीएम मोदी ने कहा कि लाखों भारतीय गल्फ में काम करते हैं। भारतीयों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। आज का भारत नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर कोशिशें जारी है। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध में फंसे भारतीयों की रक्षा करते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केरलम से। ये बड़ी खबर आप सबको पता है, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मिडिल ईस्ट युद्ध पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि युद्ध से चिंतित होना स्वाभाविक है। गल्फ में, वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है, उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक। हमारे लाखों भाई बहन वहां काम करते हैं, लेकिन साथियों,
आपको याद रखना है, आज देश में बीजेपी एनडीए की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इराक में फंसी नर्सों को बचाने की बात हो या यमन के आतंकवादियों के चंगुल से फादर टॉम को आजाद कराने का काम, आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार को भी हम अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाए। आज भी हमारा प्रयास है कि युद्ध के हालत में फंसे भारतीयों को सुरक्षा मिले, हर संभव सुविधा मिले। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने युद्ध के चलते हुए ऊर्जा संकट और भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर भी बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। एनर्जी हो या फिर अन्य सेक्टर, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, ये हमने कोरोना के दौर में देखा है, यूक्रेन संकट के दौरान देखा है, और वर्तमान संकट ने एक बार फिर इसे सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। एनर्जी सेक्टर में हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो, इसके लिए बीते सालों से लगातार कदम उठाए गए। भारत ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ाई है। अभी कुछ देर पहले केरल में भी एक सोलर प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों और अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बल दिया जा रहा है। रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत में भी दिखने लगा है। पेट्रोलियम किल्लत की खबरों के बीच बिहार के कई जिलों में गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी देखी जा रही हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार ने एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता की बात करते हुए अफवाहों से बचने की अपील की है और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है, सतर्क रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। समस्या है और इसको राज्य सरकार काफ़ी संवेदनशील है और उसको इस पर विचार मंथन हो रहा है, बैठकें हुई है और चीफ सेक्रेटरी और पूरा सरकार जो है इस समस्या के प्रति काफ़ी संवेदनशील है और सभी लोगों को निर्देश दिया गया। ये चूंकि हम लोग के बस की चीज़ नहीं है, इसलिए इस पे किस प्रकार से इसको टैकल किया जाए सो दैट कोई गंभीर समस्या नहीं हो और बेसिक जो काम है वो चलता रहे। सासाराम से बड़ी खबर है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना पर नगर एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की, जिसके तहत किराना दुकान में कालाबाजारी के लिए रखे गए 10 सिलेंडर जब्त किए गए। साथ ही 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रिजवान आलम और कामरान आलम किराना दुकान चलाने के आड़ में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। बता दें कि इन दोनों रसोई गैस की जबरदस्त किल्लत चल रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। और आज हम लोगों ने सुबह 9 बजे जक्की शहीद में एक घर में जहाँ के किराने का दुकान भी था, उसमें हमने छापामारी की। उस छापामारी में जो हमें 10 सिलेंडर कुछ भरे हुए थे, कुछ खाली थे, उसको जब्त किया और साथ में जो 2 लोग थे रिजवान और कामरान आलम, इनको भी हमने गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सुपौल में गैस नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी दिख रही है। नाराज लोगों ने त्रिवेणीगंज के बगला के पास नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है, जिससे दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि उन्हें 1 सप्ताह से गैस नहीं दिया जा रहा है। गैस एजेंसी के मालिक गैस नहीं होने की बात कह रहे हैं, जबकि बाजार में ज्यादा दाम पर गैस बेचे जा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है, ताकि लोगों को घरेलू गैस की कमी ना हो। यह 3 तारीख को गैस 3 तारीख को बुक किया है, आज तक गैस का डिलीवरी हो जाएगा, अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है। सीएससी नंबर ले लिया है, सीएससी नंबर उपलब्ध कर लिया है। गैस की किल्लत से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। घरेलू गैस के साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर की कमी से शादी विवाह पर असर पड़ा है। बड़े विवाह भवन और मैरिज वेन्यू में खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। मालिकों ने सरकार से कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की। सरकार ने कालाबाजारी पर सख्ती के निर्देश दिए हैं, ताकि शादी विवाह के मौके पर परेशानी खत्म हो सके। वो बढ़ने लगी है और घरेलू गैस के साथ साथ जो कमर्शियल गैस है उसने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, और इसका सीधा असर जो है वो शादी ब्याह के मौके पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि यहाँ पे गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद जिस ढंग से कमी दिखाई पड़ रही है और जो एक ढंग से कहें कि जो लोग हैं जिस ढंग से इसे यूज़ कर रहे हैं और जो लगातार जो है इसको लेकर के माफियागिरी हो रही है, और यहाँ पे जो लोग गैस को रखे हुए हैं और ऊंचे दाम ले रहे हैं, उसे लेकर के जो है यहाँ पे परेशानी बढ़ गई है, परेशानियाँ हो रही हैं। देखिए, हम लोग को तो मौका भी नहीं मिला। अचानक से जैसे आज हमारे यहाँ फंक्शन था तो हमने अपना ऑर्डर लगाया कि 20 सिलेंडर की ज़रूरत है, तो वहाँ से एक बैग पता चला कि मतलब सिलेंडर अभी उपलब्ध नहीं है। तो बोले कब किसी तरह से उपलब्ध तो करना ही पड़ेगा। बहुत हम लोग हुज्जत किए, तब जाके 3 सिलेंडर मिल पाया। अब आप ही बताइए, 3 सिलेंडर में एक मतलब हम लोग बड़ा किचन चलाते हैं, 3 सिलेंडर में क्या हो सकता है। कुछ रेंज बंद दिख रहा है यहाँ पे, अभी एक से ही काम चलाया जा रहा है। बोला गया है कि एक ही सिलेंडर ऑन करना है और उसमें बारी बारी उसमें मतलब जो भी फ्राई करना है बनाना है। इधर भी देखिए, इधर मेन कोर्स का बन रहा है, तो लगभग 4 यहाँ पे 4 चूल्हा बंद है। तो जितना मिनिमम से मिनिमम हो के हम लोग चूल्हा का गैस का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद गैस को जो है गर्म पानी में सिलेंडर को रख रहे हैं कि जरा सा भी उसमें गैस बचे नहीं। क्योंकि बड़े हॉल हैं जहाँ पे शादियाँ विवाह होती है, उन लोगों की एक बड़ी परेशानी है कि यहाँ पे 6 महीना साल भर पहले बुकिंग हो गई है, पैसे यहाँ पे पेड हो चुका है, लेकिन अचानक गैस की जो किल्लत है उससे परेशानियाँ जो है वो बढ़ रही है। और लगातार इन लोगों की मांग है कि गैस जो है, कमर्शियल गैस जो है वो मुहैया किया जाए। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को आज भी जमानत नहीं मिली। कल फिर से मामले की सुनवाई होगी। लगातार मामले में सुनवाई हो रही है, और आपको बता दें कि हॉस्टल संचालक मनीष रंजन को आज भी जमानत नहीं मिली है। तो हॉस्टल मालिक मनीष रंजन अभी भी जेल में ही रहेंगे। न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जरा विस्तार से बताइए आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। जिस तरह से लगातार मनीष रंजन को लेकर नीट मामले में सुनवाई चल रही है, पीड़िता पक्ष के वकील के द्वारा लगातार अपनी दलीलें दी जा रही है, और मनीष रंजन को जमानत न मिले इसके लिए पूरी तरह से बात हो रही है। आज भी मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली है। कल इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। पीड़िता पक्ष के वकील ने कहा कि तमाम तथ्यों को अदालत में बड़ी गौर से सुना है। जो सीबीआई के वकील हैं, जो SIT जांच के अधिकारी हैं, तमाम अधिकारियों की बातों को कोर्ट ध्यान से सुन रही है, और इस मामले में लगातार जो सुनवाई है वो लगातार सुनवाई हो रही है, क्योंकि एक बड़ा मामला है। और इस तरह से मनीष रंजन की जमानत को लेकर जो मनीष रंजन के वकील हैं वो लगातार दलीलें दे रहे हैं, और पीड़िता पक्ष के जो वकील हैं उनका कहना है कि इस तरह से मामला संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, बड़ा मामला है। तो इस मामले में कोर्ट इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है, और आज भी में किस तरह से पीड़िता को ले जाएगा, जब पीड़िता बेहोश हो गई थी, इन तमाम मामलों को कोर्ट ने आज फिर से एक बार पूरी तरह से सुना है। जी ठीक है धर्मेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।
बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर ही कर लेते हैं। जेडीयू में शामिल होने के बाद पहली बार निशांत जेडीयू दफ्तर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। निशांत भी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए और इसी दौरान निशांत के सामने ही बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे भी लगने लगे। पहली बार जेडीयू दफ्तर पहुंच रहे हैं और इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे बड़ी संख्या में जो जेडीयू के समर्थक हैं वो वहां पर मौजूद हैं और निशांत कुमार पहली बार सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल होने के बाद आज जेडीयू दफ्तर पहुंच रहे हैं और इस वक्त उनके सम्मान में, उनके स्वागत में दोनों तरफ कार्यकर्ताओं की भीड़। और जाहिर सी बात है जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण, निशांत कुमार न सिर्फ राजनीति में शामिल हो चुके हैं, जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, बल्कि अब पूरी तरीके से सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार वो सक्रिय दिखा और आज जेडीयू दफ्तर में उनका आगमन हुआ और इस वक्त समर्थक उनसे लगातार हाथ मिलाते हुए। तो ये तस्वीर हम आपको जेडीयू दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं लगातार निशांत कुमार जिंदाबाद और इस वक्त निशांत कुमार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार बिहार का सीएम कैसा हो, लगातार इस बात समर्थकों ने ये भी नारेबाजी की कि बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार कैसा हो, जिसकी चर्चा लगातार जेडीयू में कई दिनों से हो रही थी। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे निशांत कुमार यहाँ पर पहुंच गए हैं और उनके साथ समर्थक भी बेहद उत्साहित। तो जेडीयू में शामिल होने के बाद पहली बार निशांत कुमार का जेडीयू दफ्तर में आगमन हुआ जब कार्यकर्ता बेहद उत्साहित दिखे। कैमरामैन संत के साथ आनंद अमित राज, न्यूज 18 नेटवर्क। हम जैसे कार्यकर्ता 3 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि निशांत कुमार जी को दीजिए, उनको राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, कोई अनपढ़ किस तरीके से राज्य को चला सकता है। अररिया में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए शिक्षकों की भर्ती का आंकड़ा दिया। साथ ही कहा कि जो शिक्षक भर्ती के लिए बचे हुए हैं उनकी नियुक्ति भी जल्द कर ली जाएगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं और आज मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के दौरान अररिया पहुंचे थे। अररिया में जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, जिसमें उन्होंने शिक्षकों की भर्ती का आंकड़ा भी दिया है। बीते दिनों बिहार में शिक्षकों की हुई बहाली का आंकड़ा दिया गया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो शिक्षक भर्ती के लिए अभी बचे हुए हैं उनकी भी नियुक्ति जल्द कर ली जाएगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो समृद्धि यात्रा के जरिए बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। तो बीपीएससी वगैरह इस सब को लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया। 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को उसके अलावा बहाली कर दी। अब पहले से जो उसमें थे उसमें से भी जो 2006 में जो हम आपको बता दिए 3,68,000 थे, उसमें से बहुत लोग जो हम लोगों ने किया था उसकी परीक्षा, तो उसमें कुछ लोग शामिल हो गए, तो उसमें से भी 28,976 सरकार शिक्षक उसी में बन गए। लेकिन हमने फिर सोचा कि भाई इन लोगों को ये जो पहले से है यहाँ आने के लिए इन लोगों के लिए बीपीएससी की परीक्षा नहीं करने की जरूरत है। तो इसीलिए उसके लिए हम लोगों ने आप मामूली सी परीक्षा लेकर के सरकारी शिक्षक बनाया गया सब लोगों को, सब तरह से कि 5 मौका हम लोगों ने कर दिया, तो 4 तो हो ही गया है। और उसी में 2,66,000 नियोजित शिक्षक बन गए, तो बचे हुए तो मामले 73,000 है। तो एक के लिए और हम लोग करवा रहे हैं एक मौका कि वो भी लगे, जितना लोग भी हो जाए बहुत अच्छा। तब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो चुकी है। जो बचा हुआ मान लीजिए 97, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। जो भी लोग उसमें आएंगे